नमस्कार, 5 का प्रहार देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आज बात बीएमसी की। बीएमसी यानी वो नगर निगम जो एशिया में सबसे अमीर निगम में शामिल है और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल बीएमसी में काबिज होना चाहती है। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। सालों बाद एक साथ आए ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्तित्व की बात कर लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे, तो वहीं एनडीए अपने विकास के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के अपने अलग दावे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस बार बीएमसी का बॉस कौन होगा? क्या 25 साल से बीएमसी पर काबिज शिवसेना उद्धव गुट वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी अपने सहयोगी के साथ इस बार इतिहास रचेगी? मैदान सज चुका है, खिलाड़ी तैयार हैं, बस अब वोटिंग और फिर परिणाम का इंतजार है और इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि बीएमसी का आखिर बॉस कौन है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सपनों का शहर, लेकिन आज ये शहर एक कुरुक्षेत्र बना हुआ है। कल 227 सीटों पर वोटिंग है और 16 जनवरी को तय होगा कि एशिया के सबसे अमीर नगर पालिका की तिजोरी की चाबी किसके पास होगी। इस बार लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं, विरासत और अस्मिता की भी है। लेकिन बीएमसी चुनाव में आम मुद्दों से ज्यादा मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा गरमाया रहा है। राज ठाकरे ने तो ये तक बोल दिया कि अगर हम पर हिंदी थोपी गई तो यूपी बिहार वालों को लात मारेंगे। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मुंबई को लूटकर गुजरात ले जाना चाहती है। कल का वोट मुंबई को बचाने के लिए होगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष डर फैला रहा है। हम स्पष्ट कर दें कि मुंबई का अगला महापौर मराठी और कट्टर हिंदू ही होगा। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मुंबई के मराठी आदमी पे कोई खतरा नहीं है। ठाकरे बंधुओं के अस्तित्व पर खतरा निर्माण हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके चुनाव में रिजल्ट आ रहे हैं तो उनकी पार्टियां नीचे नीचे जा रही है। इसलिए अपने अस्तित्व के खतरे को मराठियों के अस्तित्व का खतरा वो बता रहे हैं, जो गलत है। मराठी मुंबई में सुरक्षित है, मराठी कहीं पर भी खतरे में नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने भी साफ शब्दों में कहा कि जो लोग मुंबई के मेयर की कुर्सी पर खान को बैठाने का सपना देख रहे हैं वो सुन लें, यहाँ शरिया नहीं हिंदुत्व का कानून चलेगा। मराठी मानुस, मराठी भाषा, ये विषय की सक्ति हो, ये विषय का आग्रह हो, कहाँ लिया जाता है? जब भी कोई गरीब हिंदू हो उसी को बोला जाता है कि बहुत तू मराठी बोलना ही चाहिए। कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसी हिम्मत उन लोग की हुई है, सेना एमएनएस के लोगों की, कि जाके बहरामपाड़ा, नल बाजार, भाईकाला के मुसलमान एरिया में जाके बोले कि भाई तू हिंदू, भाई तू मराठी बोल? कभी हिम्मत हुई है मदरसा में जाके बोलना कि वहां तुम उर्दू के बजाय तुम अभी महाराष्ट्र में मराठी ही सिखाना चाहिए? कभी हिम्मत है वो मस्जिद के में जाके मौलाना से बोलना कि बाबा कल के सुबह का अजान ये मराठी में ही होना चाहिए? इसलिए ये सब मराठी का मुद्दा जो है पांडे जी, ये हिंदुत्व और हिंदू समाज को बांटने के लिए। कल मुंबई अपनी किस्मत लिखेगी। 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला दो विचारधाराओं और दो परिवारों की साख का है। 16 जनवरी की दोपहर तक साफ हो जाएगा कि मुंबई का नया बॉस कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बीएमसी के दंगल पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास एक पैनल भी होगा, बड़ा गेस्ट पैनल। लेकिन सबसे पहले फिलहाल हमारे साथ विनायक अंबेडकर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। मैं सबसे पहले अंबेडकर जी आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा, 25 साल से काबिज है शिवसेना उद्धव गुट, कैसे हरा पाएंगे? किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? यहां तो मुद्दे अलग अलग हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई बुरके वाली मेयर बनेगी, कोई कह रहा है कि मराठी बनेगा, आप कह रहे हैं मराठी हिंदू बनेगा। तो मुद्दे क्या यही है, दूसरे मुद्दे नहीं है? हमारे तरफ से ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे तो पहले
वाले चुनाव में हमने 82 सीट्स हासिल की थी और उन्होंने 84 सीट्स हासिल की थी, जबकि हमारे पास उस चुनाव के बाद कुछ कारपोरेटर सामने आए अन्य दलों के और हमारी संख्या 120 हो रही थी, जबकि हम हमारा मेयर बना के पूरी महानगर पालिका हमारे ताबे में कब्जे में ले सकते थे। मगर जबकि वो हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट में पार्टनर थे शिवसेना वाले, इसलिए उद्धव जी का सम्मान रखने के लिए हमारे माननीय नेता माननीय देवेंद्र जी ने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि हमारा महापौर फिक्स हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी किसको देना वो फिक्स हुआ था, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे। फिर भी देवेंद्र जी ने बोला कि उनको बड़प्पन का मान दे दो, हमारे को हमारे पार्टनर को नाराज करके सत्ता नहीं चाहिए, आएंगे तो हम खुद के बलबूते पे आएंगे और वही इस साल में होने वाला है। हम हमारे बलबूते पे ये वो बम्बई की जो महानगर पालिका है उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का महायुति का मेयर बनाएंगे। चलिए, ये तो दावे आपने अपने, कोई पार्टी ये नहीं कह रही है, चाहे कोई भी हो, चाहे निर्दलीय भी खड़ा हो कह रहा है कि मैं जीत रहा हूं। मैं सीमा मलिक के पास चलता हूं, प्रवक्ता एनसीपी की, शरद गुट की। सीमा जी, आपको क्या लगता है, इतनी चर्चा तो शायद मुझे लगता है किसी राज्य के चुनाव की नहीं होती है जितना इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर हो रही है। आखिर क्या वजह है, क्या मानती है कितनी चर्चाओं में बीएमसी? जी, मैं यही कह रही थी कि जिस तरह के कॉम्बिनेशंस हमने इस बार देखे इस चुनाव में, और जिस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो पहले कभी नहीं हुई और इस समय हुई हैं। देखिए, एक जो पोलराइजेशन वाली बात है वो तो है ही, एंड हमने देखा कि किस तरह से ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, और मुझे पता नहीं कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम है उनके साथ आने से। जो भी कोई ऐसा, मतलब 20 साल के बाद अगर उनकी फैमिली भी रीयूनाइट हो रही है and फिर से वो लोग साथ आए, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर होना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी की बात है, मैं तो ये कहूंगी। और जहां तक देखिए जो इलेक्शंस हैं, देखिए मतलब बेसिकली तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही होने चाहिए, पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज ये चीजें जो आपने बोली हैं कि बुर्के वाली मेयर होनी चाहिए या कोई मुस्लिम मेयर नहीं होना सीमा जी, चाहिए, या जिनका आप जिक्र ये कर सब रहे बातें हैं देखिए ठाकरे ब्रदर्स इम्पोर्टेंट की, नहीं हमें भी कोई दिक्कत आई नहीं थिंक। है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि देखिए, भाई मराठी होना चाहिए। भाई अगर कोई हिंदू बोलता होगा वहां, और आपको पता ही है 10% लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से जाते हैं, तो भाई वो भी तो यही चीज कह रहे हैं कि भाई मराठी अस्तित्व की लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है। क्या उनको पता है कि इसके बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। या देखिए, ये तो बीजेपी का वो ही है कि जब आप खुद दो दो क्या आपके लोग होते थे लोकसभा में या जो भी है पार्लियामेंट में, उस समय उसके बाद आप इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या जो भी चीजें। तो मतलब मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करती, और मैं ये सोचती हूँ कि ये जो इलेक्शन है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर होना चाहिए। और देखिए, जो बहुत दो इम्पोर्टेंट चीजें हमने इसमें देखी हैं, देखिए एक 68 कैंडिडेट्स जो हैं जो कि अनअपोज जीत गए हैं, दैट इज मतलब समथिंग वेरी स्ट्रेंज फॉर अस, और बहुत ही मतलब अजीब सी बात है ये, देखिए। और पिछले के जो पंचायत चुनाव थे उसमें भी हमने ये देखा था कि कुछ 22 के करीब कैंडिडेट्स थे जो कि अनअपोज चुने गए, और वो बेसिकली दे वर फ्रॉम द परिवारवाद, किसी भी मंत्री या जो भी बीजेपी के नेता के, उनकी किसी की वाइफ, किसी की भाभी या किसी की माँ वगैरह थी। तो ये भी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाती है। अगर ये चीजें हो रही हैं, और जिस तरह से देखिए हमने जो देखा है, जो बोगस वोटिंग है, या जिस तरह से लोगों को थ्रेटन करा जा रहा है। आप देखिए, तो माननीय सुप्रिया ने बहुत सही कहा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई ना कोई तो उनके अगेंस्ट खड़ा होता है ना। कि वो अगर कोई अगेंस्ट खड़ा ही नहीं हो रहा है, किस क्या मतलब, उन्हें मुझे पता नहीं कि उनको मतलब कहना नहीं चाहती, मगर इट इज अ मनी पावर, और जो वायलेंस भी जिस तरह से हुआ है वो भी हमने देखा है। लेकिन सीमा जी, अब मुद्दे की लड़ाई नहीं हो रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकल जी, कोई मुद्दे की बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिनके भी भाषण आप सुन पा रहे होंगे वो मुद्दे नहीं, जमीन पर जो काम करते हैं। डेवलपमेंट की बात तो कोई कर ही नहीं है। हाँ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग, यही बात मैं कर रहा हूं। विनायक जी, आपके पास आ रहा हूं। विनायक जी, आखिर बीएमसी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? आपको क्यों लगता है कि 25 साल पर सत्ता पर काबिज रहकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, आरोप लगाया जा रहा है आपकी तरफ से, और आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर काम करेंगे? विधानसभा तो है आपके पास, फिर बीएमसी जरूरी क्यों है? बीएमसी इसलिए जरूरी है कि बेसिकली बम्बई ये पूरे भारत का एक इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है, और महाराष्ट्र की इकोनॉमी के दृष्टि से भी, जबकि हम महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो उसमें बम्बई का बड़ा सहभाग रहेगा, बड़ा महत्व रहेगा। इसीलिए हमको बम्बई का विकास करना है, और बम्बई हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए। अभी सीमा जी कह रहे थे कि शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई साथ आ गए हैं,
तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या हमको बीएमसी कुछ इतना भी महत्वपूर्ण हो गया कि भाइयों को ले आया एक साथ? हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम्म। माननीय देवेंद्र जी ने स्पष्ट बात की है हम्म। कि जब उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ हम्म। तब वो इकट्ठा आए। 20 साल पहले वो जब आ, ये हुए थे, अलग हुए थे, तो किसके लिए हुए थे, किसके कारण हुए थे? खुद के ईगो के कारण हुए थे। और वो ईगो जो है, वो ईगो ने उनको हर्ट करके उनको जमीनी स्तर पर लाया है। क्योंकि इलेक्शन बाद इलेक्शन उनका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। उसके वजह से उनको अभी मालूम पड़ गया कि अभी हम इकट्ठा नहीं आएंगे, अलग अलग पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए उनको अस्तित्व को खतरा होने के कारण वो इकट्ठे आए। वो हमारे लिए अच्छा ही है। हमारे को दो अपोनेंट से लड़ने की जगह पे एक अपोनेंट से लड़ना है, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी अपने काम के ऊपर, अपने विकास के एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ती है, तो हमें कोई इकट्ठा आए उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले मैं सीमा जी के पास आऊंगा। सीमा जी, आप सुन पा रहे हैं विनायक साहब को कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए अच्छा है कि दो लोगों से लड़ने के मुकाबले एक लोगों से हम लड़ रहे हैं। और इस बात का भी जिक्र किया है कि सिर्फ और सिर्फ बीएमसी पर कब्जा के लिए वो लोग साथ आए हैं, काबिज होने के लिए साथ आए हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए वो बहुत पुराने लोग हैं, मेरे ख्याल से उनका एक महत्व है महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में। तो मतलब हम सब जानते हैं इस बात को, उनकी जो लीगेसी है या जो भी है, अगर वो लोग साथ में आए तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और देखिए जिस तरह से, देखिए मैं तो कुछ जो आज के जो मुद्दे मैं उठाना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से, देखिए ये जो मतलब मनी वाली बात है, अभी देखिए आप लाडली बहना योजना में ये लोग शायद 2 महीनों की किस्तें देना चाह रहे थे। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। वी वर आल्सो वेरी हैप्पी कि चलो इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट इन द लास्ट दे आर टेकिंग सम एक्शन हो रहा है इस पर। तो देखिए जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप दिसंबर की जो किस्त है वो आप दे सकते हैं जनवरी में, पर जो एडवांस किस्त आप देने वाले थे वो नहीं दे सकते। बट बेसिकली इन द मिड जनवरी बिल्कुल इलेक्शन के बीच में यदि आप अगर वो पैसे देते हैं, जबकि ये जनरली लास्ट ऑफ द मंथ में ये लोग पैसे देते थे 29 या 30 तारीख को। सो वो तो चीज है ही। देखिए और जिस तरह से देखिए मतलब बिहार में भी यही हुआ, देन यहाँ पर भी यही कि आप एक वेलफेयर योजना के नाम पे आप बिल्कुल इलेक्शन के बीच में आप एक दिन पहले अगर पैसे डाल देते हैं लोगों के उसमें, तो ये मतलब मुझे तो लगता है कि देखिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर इस तरह से इलेक्शन होगा तो उसका क्या यूज है? कहने के लिए आप डेवलपमेंट की बातें करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमने देखा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरह के स्टेटमेंट्स उनके आए हैं, तो जो कि मतलब मैं रिपीट नहीं करना चाहती। मैं सभी सीमा ने जी, देखा, मैं तो ये उसके कहूंगा डिबेट्स भी कि हुए। स्टेटमेंट शायद बीजेपी का हो या फिर किसी और का, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची जो ऐसे दावे नहीं कर रही, चाहे मेयर की बात हो, चाहे अपने संगठन या फिर अपने समाज के लोगों को साथ लाने की बात। लेकिन मेरा सवाल आप ही से है, सवाल ये कि भाई कहां है एनसीपी चुनाव में? कहां है? कहीं चर्चा तो हो रही है बाकी लोगों की, एनसीपी की चर्चा बहुत कम हो रही है, शरद पवार गुट की। देखिए जो हम लोग जो हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, हम अपने आप पूरे ईमानदारी से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये कहेंगे, आप जानते ही हैं जो भी है, जो है सब आपके सामने ही है, कोई उसमें मुझे कोई बताने वाली चीज नहीं है। बड़ी देखिए आपको पता ही होगा कि हम लोग अजीत दादा पवार की पार्टी के साथ लड़ रहे हैं पुणे पिंपरी चिंचवड़ में। और देखिए वो उस पे भी लोगों को ऑब्जेक्शन है और देखिए जिस तरह से आप देखिए कहते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि महायुति में हमारी में कोई लड़ाई नहीं है, बट हमने भी देखा है कि किस तरह से उनके वर्कर्स की लड़ाई हुई है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस, अभी कल की बात है, अमरावती असम पे। तो जिस तरह से उनके डंडे वंडे चले हैं, लड़ाई हुई है उनके, देखिए किसी एक की हत्या भी हुई है किसी के मेंबर की। तो ये सब चीजें जो जिस तरह का हमने ये सब देखा है, सब हमने महाराष्ट्र में पहले कभी देखा नहीं था, मैं तो यही कहूंगी। और देखिए जिस तरह से मतलब आप इनफैक्ट देखिए आप अपने ही लोगों के साथ अभी देखिए जिस तरह से उन्होंने मतलब कोशिश करी कि वो कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ एक वो बना के अपने शिंदे जी के अगेंस्ट ही दे वर फाइटिंग, तो वो सब चीजें हमने देखी हैं। तो ये केवल कहने की आप बात चुनाव है में कि तो हमारे साथ थे, आप चुनाव में साथ थे, गठबंधन था, लेकिन यहां जुड़ नहीं पाए। अब जमीन पर नहीं जुड़ेंगे तो भाई विधानसभा चुनाव कैसे होगा? जमीन पर तो यही लोग काम करेंगे, आपके पार्षद जो होंगे, जो मेयर होंगे, ये लोग काम करेंगे। यहां नहीं जुड़ रहे, आगे कैसे जुड़ेंगे? सीमा जी कहाँ पर नहीं जुड़ रहे हैं?
मेरे ख्याल से तो हम लोग जहाँ पर भी हैं, हम लोग हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके ही कर रहे हैं, मतलब कन्वेंसिंग एंड एवरीथिंग हमने देखा है कि बहुत दिल से कर रहे हैं, एंड वी होप सम गुड रिजल्ट्स विल कम। देखिए हम बहुत दावा तो नहीं करते, पर बेसिकली हमें नहीं, भी बहुत यही आशा यही है कि सवाल मेरा ये था। दावा आप बहुत नहीं कर रही हैं, तो कितने का होगा लगभग दावा? आपको नहीं लगा कि बहुत अच्छी जीत कर पाएंगे आप लोग? ऐसा लग रहा है देखिए आपको? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अच्छी जीत नहीं कर पाएंगे, बट मतलब पहले से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे वी आर आप होपिंग कह फॉर द रही है गुड कि हम रिजल्ट्स, दावा वी नहीं आर कर रहे होपिंग हैं। फॉर द गुड सीज। हाँ, जी, आप खुद कह रहे हैं कि मैं दावा नहीं कर रही हूँ, या फिर हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं? दावा करना तो देखिए बिल्कुल हाँ। बेवकूफी की बात होती है, या तो आपका आपका ये ईवीएम सेट हो गई हो, या कुछ ऐसी चीज हो गई है जो पहले ही बता देते हैं, उतने ही नंबर आ भी जाते हैं ना, वो भी हमने देखी है चीजें कि पहले ही आपको पता होता है कि इतनी सीट्स हमारी आएंगी और उतनी ही आ जाती हैं। तो मतलब वो भी ये सभी आरोप लोग विनायक जानते जी हैं इस आपके बात को, ऊपर देखिए मैं है। इस बात को उठाना नहीं चाहती, आप पर इस बात समझिए, को सब आरोप लोग आपके जानते हैं। ऊपर है कि दावा आप And कर रहे हैं, यानी ईवीएम सेट है, तमाम चीजें सेट है, ऐसा है देखिए क्या? ऐसे तो हम एकदम नहीं बता सकते ना कि एग्जैक्ट नहीं कितनी सीमा हमारी जी, ये सीट्स आ आरोप जाएंगी, मैंने बट वी आर विनय होपिंग जी फॉर से द पूछ गुड लिया थिंग्स, मैंने। हमें अपने काम पर और अपनी जो भी हमने कार्य करा है उसमें हमें विश्वास है, एंड वी होप कि पीपल विल रियलाइज दैट थिंग। सीमा जी, यही आज वो सवाल लोग मैंने विनय जी जो से पूछ बीजेपी की लिया है। डिविसिव पॉलिटिक्स है वो हाँ, लोग समझ चुके हैं लोग यहाँ पर, विनायक जी से है मैंने ना, पूछ किस तरह लिया से कि उन्होंने भाई पार्टीज जीती हैं, सीमा जी पार्टीज दावा नहीं कर तोड़ी हैं। रही हैं, सीमा जी दावा नहीं जी, कर रही हैं, लेकिन विनायक जी दावा कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। विनायक जी जो आरोप लगा रहे हैं ईवीएम सेट हो, तो आप दावा करते हैं, क्या ऐसा ही है आप लोगों के साथ? देखिए इतना एग्जैक्ट कौन दावा कर बिल्कुल सकता है, पता नहीं कैसे करते हैं लोग, मुझे पता नहीं, सॉरी। बिल्कुल नहीं करते हैं। हम्म। हमारे पार्टी का ये एक सिस्टम रहा है कि उच्च उद्दिष्ट उच्च ध्येय रख के हम हमेशा इलेक्शन में जाते हैं, हम्म। और ऐसा कौन सा भी उच्च ध्येय रखने के लिए, उच्च उद्दिष्ट रखने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अभी ये जो बात कर रही है मेरी बहना, उनके पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं वो दे सके, तो वो दावा क्या करेंगी? हम तो पूरे 29 महानगर पालिका में सब जगह पे 100% इधर यूटी में या भाजपा करके कैंडिडेट दे रहे, तो इसलिए हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हमारे कैंडिडेट ग्राउंड पे है, हमारा काम ग्राउंड पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी गांव गांव में जा रहे हैं, तो ये सब दावा हम कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे करके ये दावा नहीं कर सकते। क्या वजह क्या मान रहे हैं आप विनायक जी? क्या वजह है कि दावा नहीं कर पा रहे? नथिंग एल्स। मैं सीमा जी इनके आऊंगा आपके इधर पास। कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें, इसलिए वो दावा नहीं करते, क्योंकि कोई कैंडिडेट भी अच्छी तरह से वो नहीं दे सके। सीमा जी, अब जवाब देने की बारी देखिए आपकी। देखिए क्या करता है, जिस टाइप का स्टेटमेंट सर दे रहे हैं, मैं तो पता नहीं मुझे, जो भी है एक एरोगेंस के हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और हमने इतने लोग खड़े किए हैं, वो तो देखिए ये सब चीजें एक अलग चीज है। और बेसिकली तो मैं यही कहूंगी कि जो इलेक्शन है इसको डेवलपमेंट के मुद्दे पर होना चाहिए, और जो भी इनको इनकी पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए हमें कि किस तरह से कि ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरह से हर बार आप ये कोई वेलफेयर योजना के नाम पे आप मनी उसमें डाल देते हैं, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है तो कितने कैंडिडेट्स कितने, देखिए हम मिलकर लड़ रहे हैं इलेक्शन, है ना, वी आर फाइटिंग, ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई कैंडिडेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं नहीं, है, यही एंड वी आरोप आर तो लगा रहे सपोर्टिंग हैं ईच विनायक जी। अदर। सीमा जी, सो विनायक जी जी, का आरोप यही कि आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोग एक अलायंस में लड़ रहे हैं तो नेचुरली एक जगह पे हम लोग तीन तीन कैंडिडेट तो दे नहीं देंगे, तो बेसिकली जो भी बेस्ट कैंडिडेट है वो हम लोगों ने दिए हैं, तो ये तो मतलब एक ऐसी बात है ना। अब आपने तो अजीत दादा पवार जी अलग ही लड़ रहे हैं आपसे, आप बोलते थे हमारे में बहुत वो है, तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना, सीमा जी, जिससे मैं कि हम वापस आऊंगा हमारे में आपके पास। बहुत एक और महायुति मेहमान में हमारे बहुत साथ जुड़ ज्यादा गए वो सीमा है, जी। एंड तुलसीदास भोइटे पता नहीं साहब है, क्या क्या वरिष्ठ दावे पत्रकार है। करते हैं आप। तुलसीदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, दावे कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है हम बड़े दावे नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार क्या होने वाला अलग? 25 साल से काबिज थे आप, देखिए उद्धव गुट के लोग जो बीएमसी में, लेकिन इस बार दो भाई सामने आ गए, अस्तित्व की लड़ाई कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि भाई हम विकास के दम पर हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों अपने अलग अलग दावे हैं। क्या दिख रहा है इस बार, कौन होगा बॉस बीएमसी का? देखिए अनूप जी, वैसे तो हर कोई ये दावेबाजी तो चलती रहेगी, भले ही अब कल लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे और 16 को फैसला हो जाएगा, लेकिन दावे तो चलते रहेंगे। मुंबई की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ठाकरे की शिवसेना के लिए, ठाकरे ब्रांड जिसे कहा जाता है, उनके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ हो गए, उनके लिए एक काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन साथ ही में भाजपा के लिए भी और उनके साथी शिंदे की शिवसेना के लिए भी, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगले 3.5 साल तक महाराष्ट्र में कोई बड़े चुनाव होने नहीं बिल्कुल। 2029 के लिए जो लक्ष्य अमित शाह जी भाजपा के लिए तय करके गए 100% भाजपा वाला, उसके
तो उस तरफ आगे बढ़ने के लिए भाजपा की जो एक कोशिश चल रही है उसमें उन्होंने काफी मित्र दलों को भी अपना शत्रु बना लिया है। मुंबई में शिंदे की शिवसेना साथ में है, अजित पवार साथ में नहीं है। यहाँ पे विपक्ष में महाराष्ट्र विकास गठबंधन जो बना था, मविया जो बनी थी, उसकी भी टूट हुई है। शरद पवार यहाँ पे तो साथ है। हालांकि उन्होंने, मैं राष्ट्रवादी की प्रवक्ता की जो आपने बात मुझे बताई, उन्होंने जो कहा वो सही है, क्योंकि मुंबई में राष्ट्रवादी का कोई खास वजूद कभी नहीं रहा। इस बार भी उनके लिए ठाकरे जो गठबंधन बना है, उन्होंने कुछ सीट छोड़ी है, तो बड़ा दावा तो कर सकते नहीं है। लेकिन भाजपा शिंदे इनकी जो महायुति है और ठाकरे की युति जो बनी है नई, उनमें जो देख रहे पहले शुरुआत में तो लग रहा था कि भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देके तो केकवॉक जैसा लग रहा था। लेकिन ठाकरे गठबंधन बनने के बाद एक भावनिक मुद्दा जो तैयार हुआ, इमोशनल मुद्दा जो तैयार हुआ है, मराठीत्व का, हिंदुत्व के खिलाफ मराठीत्व का मुद्दा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसी बात नहीं है। देखिए, विनायक जी प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है वो अपनी बात रखेंगे, विकास का मुद्दा है बताएंगे। लेकिन लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो वोट जिहाद का मुद्दा भाजपा ने काफी बड़ा किया था, उसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्ली में हुए संकल्प सभा में वही संकल्प लिया था कि वोट जिहाद वाला, कि मुंबई का मेयर खान नहीं होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से इमोशनल मुद्दे। उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से वोट जिहाद का राग थोड़ा सा कम आलापती दिखाई देती है। फिर भी आखिरकार देखिए, आपका भी अनुभव है, मेरा भी है, और दोनों हमारे प्रवक्ता, सम्मान्य प्रवक्ताओं का भी, कि हमारे देश में चुनाव तो विकास के नहीं बल्कि इमोशनल मुद्दों पे ही होते हैं। अब देखना यही है कि मराठी का मुद्दा इन दिनों जो जोर पकड़ रहा है, क्या उसकी लहरें भाजपा के वोट जिहाद और बाकी प्रचार को ध्वस्त कर देती है, और क्या होता है अभी कल का दिन सिर्फ है देखने के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अलग अलग मुद्दे सबके हो रहे हैं। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू मराठी जो है वो बनेगा, मेयर बनेगा, लेकिन ये चीजें आई क्यों? आपको क्या लगता है? विकास के जो मुद्दे, जो जमीन पे काम होने चाहिए, उन पर उतनी ज्यादा बातचीत नहीं की गई, लेकिन इन मुद्दों को लेकर एमआईएम कह रही है कि भाई बुरके वाली, एक ये कह रहे हैं, ठाकरे ब्रदर्स कह रहे हैं कि भाई नहीं मराठी, आप हिंदू का जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा विनायक भाई, लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं, विक्रम यादव जी, शिवसेना यूबीटी से। विक्रम जी, थोड़ा देर जुड़े हैं आप, लेकिन स्वागत है आपका। विक्रम जी, क्या होगा इस बार? क्या काबिज रहेंगे या फिर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल काबिज होंगे। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर खुशी की एक लहर है। जो एक परिवार जब इकट्ठा हुआ है महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, तो महाराष्ट्र के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें सफलता मिलेगी। ये तो आप देखो ना किस तरीके से इनके चक्कर बन रहे हैं। कभी देखो पुणे में जाकर के और अलग भाषा बोल रहे हैं, यहाँ पे अलग मतलब उसमें कर रहे हैं, तो सब जगह अलग अलग भाषा बोली जा रही है। कहीं पे गठबंधन कर रहे हैं, कहीं पे आपस में लड़ रहे हैं, तो पब्लिक और भ्रमित हो गई है। पब्लिक भी सोच रही है भाई ये हो क्या रहा है, तो पब्लिक को भी लग गया है कि भाई कोई के पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब अपने अपने लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका जहाँ पे फायदा दिख रहा है वहां इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है वहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं। विक्रम जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए पुणे में ये कह दिया, वहां ये कह दिया, आपने सुना लात मारने की बात कह दी राज ठाकरे ने। आप समझिए, लात मारना मतलब कहां कह रहे हैं आप? और चुनाव सर पर है, एक साइड से वोट को पोलराइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को नाराज कर रहे हैं। देखिए, ये जब ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि भाई महाराष्ट्र से मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देंगे, तो देखिए तब मतलब उस चीज के लिए कोई नहीं बोल रहा। लेकिन यही राज ठाकरे थे जो बीजेपी के साथ थे, आपको याद होगा, बोल रहे हैं बीजेपी के साथ चल गए, फडणवीस जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो साफ है ना कि भाई कौन उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, यही राज ठाकरे थे ना। जब आप ये बताओ कि सारी चीजें महाराष्ट्र से गुजरात ले जाई जा रही हैं, और उसी के आड़ में आप भाषा को कभी जबरदस्ती थोप रहे हो, जब वहां पे अच्छी खासी हिंदी बोली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सवाल मेरा विक्रम जी ये नहीं है, मेरा सवाल आप समझिए जरा सा, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, सुन लीजिए। शायद मैं आपको ये कह रहा हूं कि यही राज ठाकरे थे जब बीजेपी के साथ थे, लेकिन वहां ये बात उन्होंने नहीं उठाई, नहीं कहा कि आप भाई गुजरात ले जा रहे हैं, नहीं कहा कि भाई यहां जो लोग हिंदी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं उनको नहीं मारेंगे हम, ये नहीं करेंगे, बातें नहीं कह रहे थे। लेकिन अब चुनाव आ गया है, बीजेपी से हट गए हैं वो, तो ये बातें अब यहां होने लगी है। मैं यही कह रहा हूं आपको। मैं तो ये कहता हूं कि
मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी गठबंधन में हैं वो बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं आपस में कि वो एक जगह कह रहे हैं कि जैसे अजीत पवार ने पुणे में जाके कहा कि महाराष्ट्र इसका पुणे में कि कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने, ये बात बोली है कि नहीं बोली है? तो ये लोग तो खुद ही बोल रहे हैं एक दूसरे के लिए, भाई अपने आप ही बोल रहे हैं। ये तो कुछ किसी को मेरे कहने की जरूरत नहीं है, तो ये तो अपना आप ही बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अजीत पवार जी ने बोला है कि नहीं पुणे में जाके, और यहाँ आते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो यहाँ गले मिलते हैं। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा? इससे तो साफ है ना कि भाई कहीं कोई महाराष्ट्र के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही ना, इसके लिए कोई, ये तो अपने लिए लड़ रहे हैं ना। तो जब अपने लिए लड़ रहे हैं तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को पता है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। चले मैं आऊंगा तो आपके पास आऊंगा, विक्रम जी आऊंगा। विनायक जी आप सुन पा रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं कि भाई लात मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी तो ऐसे बयान आ रहे हैं सामने। क्या इन बयानों पर चुनाव जीतेंगे? बयानों पे चुनाव हम कभी लड़ते नहीं ना जीतते हैं। हम हमारी विकास कार्य के ऊपर चुनाव जीतते हैं। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देवेंद्र जी ने जो सभा की, जो महायुति की आखिरी सभा थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से बंबई में आने के बाद में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट की कैसी प्रगति हो गई और महाराष्ट्र के इकोनॉमी की कैसी प्रगति हो गई, ये सबके सामने आंकड़ों के साथ रखा था। उसके बाद में उन्होंने महाराष्ट्र का उनका जो विजन है, जिसमें उन्होंने बोला बंबई को इंटरनेशनल शहर कर देंगे। जब कोई भी अन्य, लंदन को 3 विमानतल, 3 एरोड्रोम हो सकते हैं, एयरपोर्ट, तो बंबई को भी क्यों ना हो दे। और ये दूसरा एयरपोर्ट जो बंबई को दिया है वो देवेंद्र जी के कारण, देवेंद्र जी और एकनाथ जी के कारण ही हुआ है, ये बंबई वालों को मालूम है। और ये जो बोलते कि ये महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम कहा गुजरात के लिए लड़ाई लड़ते हैं? ये इन्होंने बनाया हुआ बहाना है कि हर चीज आप पर आरोप लग रहे हैं कि हर चीज आप गुजरात ले जाना चाहते हैं। इधर से कोई भी चीज गुजरात में गई नहीं है। उल्टा देवेंद्र जी ने उस सभा में महाराष्ट्र में रह के हर इंडस्ट्रियलिस्ट का कैसा ग्राफ ऊपर गया है उसके आंकड़ेवारी दिया है। इनके पास किधर है कोई उनके पास संख्या का ब्यौरा नहीं है, ये खाली हवा में आरोप करते हैं। चलिए आपने आंकड़े दिए, मैं एक आंकड़े आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं सीमा जी आपके पास आऊंगा। ये आप सुन पा रहे हैं कि भाई मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का विकास जो है बीजेपी ने किया है। ये विनायक जी कह रहे हैं हम एरोड्राम बना रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट बना रहे हैं, 3-3 बन सकता है, तमाम चीजें, विकास जो है वो बीजेपी ने कराया है। देखिए बीजेपी ने क्या विकास करा है वो हमने देखा है। देखिए मैं तो ये कहूँगी कि अगर बेसिक चीजें नहीं है, आज हमारे पास अगर पानी नहीं आता कितनी जगहों पर, एंड अगर हमारे पास पानी आता है तो दूषित पानी आता है, पॉल्यूशन का आप क्या हाल है ये देख लीजिए। इन सब चीजों के लिए कौन काम करेगा मुझे पता नहीं। और देखिए जो सड़कें हैं, जो आज हम एमसीडी के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, एंड फ्रैंकली मुझे तो लगता है, मैं तो ये कहूंगी कि एक डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी आप हैं, सेंट्रल में भी आप हैं, तो आप मतलब केवल ये कहते हैं कि घुसपैठिए कैसे घुसा है, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट जो बेसिक चीजें। आज स्कूल्स वहां पर इतने सारे बंदे हो गए हैं, देखिए ना आप, तो एक प्राइवेट स्कूल्स आप खोलते जा रहे हैं, उनको जो बाकी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं एमसीडी वगैरह के, वो बंद होते जा रहे हैं। तो एजुकेशन के ऊपर कौन ध्यान देगा? आखिर केवल ये कहने से कि हम 4th क्लास इकोनॉमी है ना, हमने पता नहीं कितने रोड्स बना दिए हैं, एयरपोर्ट्स बना दिए हैं, उसके लिए भी मतलब ये चीज होती है कि भाई एक ही आदमी को आप क्यों हर चीज का ठेका दे देते हैं, तो वो एलिगेशन तो आपके ऊपर हैं। और देखिए मतलब अगर आप इन चीजों पे आप ध्यान नहीं देना चाहते, जो चीजें मतलब जो हमारी गड़े हैं, सड़कें हैं, पॉटोल्स है, पॉल्यूशन है इतना, एंड उसके लिए कौन काम करेगा? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि एक आम आदमी जो है उसको केवल आप इलेक्शन के टाइम, बात की मैं तारीफ करूंगा, आपने कुछ चीजें ऐसी गिना दी जो बीएमसी के अंडर में आती हैं। तो बीएमसी में तो 25 साल से वही हैं जिनका आप समर्थन कर रहे हैं कि भाई दोनों भाई साथ हैं, दिक्कत है। देखिए सर, तो 2017 से तो मतलब जो चीजें, चाहे पानी की बात आपने कही, तो भाई 25 साल से ठीक नहीं हो पाई पानी, 2022 में इसका मतलब यही है। उसके बाद से तो ये जो दिल्ली उनके पार्षद, तो उनका तो टर्म खत्म हो गया। अभी तो जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वही लोग चला रहे हैं ना इसको, बीएमसी को। फ्रैंकली अगर आप देखिए तो अगर अभी कुछ दिन की बात करें, और अभी देखिए सेंटर में जिम्मेदार कौन है? बीएमसी। देखिए अगर कुछ अच्छी चीज लेनी होती है तो आप बोल देते हो कि हाँ, अगर आज सेंटर में और यहाँ पर स्टेट में भी ये तो यही लोग है ना, तो ये लोग भी तो इन चीजों को देख सकते हैं।
जब वहां पर कभी तो इलेक्शंस आपने करवाए नहीं, जो कि 9 साल से अगर इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो मतलब उसका क्या हाल होगा, ये तो हम सब समझ सकते हैं इस चीज को। तो बेसिकली ये तो बात है, चलिए इलेक्शंस हुए एंड वी होप कि कुछ अच्छा होगा। जो बेसिक चीजें हैं उनके लिए तो मतलब कुछ करते ही नहीं लेकिन है ना, यही है, उनका तो बेसिक चीजों पर कोई बस बातचीत नहीं हो रही है ना सीमा। वी आर द फोर्थ क्लास इकोनॉमी। सीमा जी, अगर आपके बेसिक चीजों पर बात नहीं हो रही, मैं वापस आऊंगा आपके पास। विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं। सीमा जी ने देखिए एक बड़ी बात कह दी विक्रम जी कि पानी जो है, चलिए विक्रम जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, चलिए मैं तुलसीदास जी आपके पास आता हूं। एक और आंकड़े जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने आंकड़ों की बात कही, तो मैं एक आंकड़े शेयर करना चाहता हूं कि पूर्व पार्षद जितने भी थे बीएमसी में जो थे वो करोड़पति हो गए हैं। यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि 74,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है, क्या यही वजह है कि भाई हर कोई चाहता है कि हम काबिज हो जाएं, हो सकता है हम भी करोड़पति हो जाएं, क्योंकि हर पार्षद, पूर्व पार्षद के बारे में ज्यादातर आंकड़े यही कि वो करोड़पति बन गए हैं। क्या यही वजह है कि काबिज होना चाहते हैं? तुलसीदास जी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई चैरिटी के लिए कितनी भी बड़ी बातें करे, राष्ट्र प्रथम कहे या मराठी प्रथम कहे, लेकिन बात आती है तो राजनीति में अर्थनीति सबसे ज्यादा हावी रहती है। मुंबई तो वित्तीय राजधानी है, कैसे अपवाद हो सकती है। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है विनायक आंबेकर जी से, कृपया आप मुंबई को मुंबई कहिए। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन मुंबई को बंबई कहना ये अपमान है, ये मत कीजिए आप, कृपया। आप भी मराठी है, मैं भी मराठी हूँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं इस मुद्दे पे मराठी भाषियों की भावनाएं कितनी तीव्र है। जिस तरह से आपके स्टार प्रचारक मुंबई में आए अन्ना मलाई, और उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के स्टार प्रचारक का काम करके गए, कम से कम आप भाजपा के प्रवक्ता है, आप वैसी गलती मत कीजिए। मेरी नम्र विनम्रता पूर्वक विनंती है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनिक मुद्दा है, ये भाषा भावना का सवाल है। आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, उसी तरह से अगर मुंबई, जो कि ओरिजिनली मुंबई है, उसे मुंबई ही कहना उचित होगा। अब देखिए, ऐसा है कि इस बारे में जो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल सही बात है। बात तो होती है अस्मिता की, बात होती है विकास की, लेकिन असल में और जिहाद हो, बाकी कुछ बात कहे, लेकिन नोट जिहाद सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि मुंबई का जो बजट है हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट, 9 राज्य जिनसे ज्यादा बजट है बीएमसी का। 74,000 करोड़ का बजट है यहाँ पर। इस बजट में स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, वहां पे पार्टी कोई भी हो, देखिए पार्टी कोई भी हो, कोई चाहे इसको गाली दे, उसको दोषारोप लगाए, लेकिन सच्चाई है कि स्टैंडिंग में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चलती है। और मुंबई वालों के खजाने की सत्ता में कोई हो या विपक्ष में कोई हो, सबकी मिलीभगत से लूट होती है। और इसलिए आपने जो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखा वो काफी सही है। आप अगर वार्ड, सबसे आखिरी जो वार्ड है, वहां पे भी आप जाते हो, जहाँ पे 25, 26, 27 राहुल नार्वेकर जी विधानसभा के जो यहाँ के स्पीकर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके परिवार के 3 लोग हैं। उनके भाई के संपत्ति का आप देखोगे तो 2022 में जो संपत्ति थी और अभी जो संपत्ति का जिक्र हुआ है, आप ताज्जुब में आ जाओगे। इतना 2017 से लेके अभी तक का फायदा है। यही बात मैं तुलसीदास जी कह रहा था कि लाखों में बढ़ी नहीं है संपत्ति, लेकिन करोड़ों में बढ़ गई है। जी, ये सिर्फ राहुल नार्वेकर जी के परिवार का नहीं है, बिल्कुल ये समूचे मुंबई में ठाकरे हो, पवार हो, राहुल गांधी की कांग्रेस हो, भाजपा हो, हर पार्टी में कॉर्पोरेटर्स की संपत्ति में इजाफा हुआ है। चाहे आम आदमी के आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, लेकिन मुंबई करों के लिए उनका आय बढ़ाने का कोई और जरिया सामने न आता हो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए, गली से मुंबई तक के हर राजनेता के संपत्ति में इजाफा होना आपके ऑब्जर्वेशन को सही साबित करता है। अनूप जी, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। विनायक जी, आपने भी सुन लिया कि भाई क्यों महत्वपूर्ण है बीएमसी 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, क्या यही वजह है कि आप काबिज हो गए तो 9 राज्यों से ज्यादा बजट आपके हाथ में होगा, अपने हिसाब से आप उसे खर्च कर सकते हैं? और भाई एक चीज तो और समझ लीजिए विनायक जी कि भाई बजट जो बीएमसी का है वो तो है, लेकिन जो कॉर्पोरेटर है, जो पार्षद है, उनका भी बजट बढ़ रहा है, वो करोड़पति बन रहे हैं। क्या ये वजह है जीत को लेकर पूरा आड़ी छुट्टी का जोर लगाया जा रहा है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब मुंबई का विकास करना है तो मुंबई के विकास के लिए
हमारे को मुंबई के ऊपर सत्ता ग्रहण करना जरूरी है। लास्ट टाइम में भी, लास्ट इलेक्शन में भी हमें 82 सीट मिली थी मुंबई में और शिवसेना को 84 सीट मिली थी। हम गठबंधन में नहीं थे, अलग अलग चुनाव लड़े थे, फिर भी हमने एक कदम पीछे लेके उनको सत्ता चलाने दिया, क्योंकि मुंबई का अच्छी तरह से विकास करने का 5 साल में वो काम कर सके, क्योंकि वो हमारे स्टेट में पार्टनर थे, भागीदार थे। तो इसलिए हमने रिस्पेक्ट देके उनको सत्ता का चांस दिया था। तो उन्होंने 5 साल में मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि ये सरकार आने के बाद में, हमारा युति महायुति का सरकार आने के आप बाद ये कह रहे कि उन्होंने मुं- कुछ नहीं किया, आपके पास आंकड़े थे, एक कदम और आगे बढ़ जाते, कुछ लोगों को साथ ले लेते, हो जाती सब कुछ। नहीं नहीं, बेसिकली कैसा है कि उनका काम करने का जो तरीका है वो मिलजुल के सरकार चलाने का तरीका नहीं था ना। उस 5 साल में हमने जो एक्सपीरियंस किया, तो हर बात में अड़ंगा डालने का ये था। उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई के लिए क्या काम किया? खाली हर कोई भी डेवलपमेंट स्कीम आया तो उसको रोक लगाने का ही काम किया ना। वो भले अडानी का नाम ले ले या किसी का नाम ले ले, वो अडानी ने जो टेंडर जीता है उसके लिए 4 टेंडरर आए थे। एक टेंडरर को उद्धव जी ने काम दिया था, वो काम छोड़ के भाग गया ना आखिर में। तो जब डेवलपमेंट होना है तो डेवलपमेंट म्यूचुअली होगा। तुम बोलेंगे वैसा डेवलपमेंट कोई कमर्शियल आदमी अपना पैसा डाल के नहीं लेकिन करेगा। आप तो विपक्ष जो में थे, रूल अगर के विपक्ष हिसाब में से थे, आप आगे डेवलपमेंट बढ़ के है, कहा आपने, वही हो सकता तो है। आप क्या उनको रोकना नहीं चाहते थे? कभी कहा नहीं आप लोगों ने कि भाई ये चीज गलत है, आप इनको मत कीजिए, या फिर आपकी सुनी नहीं जा रही थी? हमारी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए हम अलग रह गए ना। और महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका में हरदम कोई भी गलत चीज के लिए हमारे जो नगर तो सेवक फिर थे क्या वो साथ था विरोध विनायक करते जी? थे। फिर ये हरदम साथ हमने कैसा, जब आपकी बात मुद्दे नहीं सुनी जा उठाए। रही है, आप उनको दे रहे हैं बीएमसी के, भाई आप चलाओ, हम एक कदम पीछे हट जाते हैं। सीमा जी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि सुनी नहीं जा रही थी? देखिए, मुझे पता नहीं ये सुनी ना जाने वाली बात जो होती है, तो कई एक चीज तो हम कई जगह रियलाइज करते हैं लोग। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, मतलब आउट ऑफ, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं चर्च में, जाते हैं कृष्ण उस दिन, एंड उसके बाद पूरे देश में ये लोग तोड़ फोड़, इवन इन मुंबई जगह जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्रिश्चियंस के यहाँ, मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो उस समय तो हमारे मन में भी ये बातें थी, क्या पीएम की बात कोई सुनता नहीं है? क्या इस सरकार की बात कोई सुनता नहीं है? अगर हमारे पीएम एक बात कह रहे हैं तो कैसे होता है, कैसे होती है ये चीजें कि वो पूरे राज्य में जाके वो लोग सब कुछ एट द डे ऑफ क्रिसमस तोड़ फोड़ कर देते हैं? तो देखिए, मुझे पता नहीं इनकी आपस की बात है। वैसे भी मैंने देखा है कि जो इनके अलायंस होते हैं, बेसिकली जब भी इनका काम निकल जाता है तो दे थ्रो देम, एक मतलब मैं तो यही कहूंगी, जो भी हमने देखा है कि कभी भी दे आर नॉट वेरी फेथफुल टू देयर अलायंस। जब जिसका काम निकल जाता है उसको दे स्टार्टेड ट्रीटिंग बैडली। एंड मुझे पता नहीं कि इनके बीच की क्या बात थी, जो भी थी, मतलब सब ने ये बोला था कि उनको बोला था इन्होंने कि चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, फिर नहीं बनाया, जो भी हुआ। तो देखिए, हमारा कोई कंसर्न नहीं है उससे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहती। और देखिए, जो बात है, तो मेन बात तो आज ये है कि कौन डेवलपमेंट करेगा और किस टाइप का डेवलपमेंट करेगा। जो आज देश के गरीब लोग हैं उनके लिए, उनको उनकी नहीं, तरफ बीजेपी कौन पे देखेगा? भरोसा नहीं है देखिए, आपको? देखिए, हाँ। नहीं देखिए, मैं तो हम देख रहे हैं ना। देखिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कितना है। अगर इनसे कभी कहेंगे भी तो वो कहते हैं कि है तो एम्प्लॉयमेंट है ना। बस अभी देखिए, स्विगी वर्कर्स और ये जो ब्लिंकिट का जो इतना हुआ था, जो गिग वर्कर्स हैं, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। दे आर ऑल अंडर एम्प्लॉयमेंट है, देखिए, है ना। और जिस तरह की मतलब चीजें हैं आज, जो डेवलपमेंट करना है, उसका मतलब उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो फर्क हम है लोग तो बेसिकली विनायक जी, आरोप लग रहा है कि देखिए, आपके कथनी करने में फर्क है, आप पर भरोसा नहीं है, सीमा जी कह रही है। देखिए, कई चीजों में डेवलपमेंट हम जो लोगों ने होता है देखा वो ये बात है ना, कहते सामान्य कुछ हैं, आप नागरिकों करते के कुछ लिए है। होता है। और सामान्य नागरिक हमारे देश में वोटर होता है, मतदाता होता है। तो जब वो भाजपा को चुन के देता है, भले वो सेंटर में रहो, स्टेट में रहो, महानगर पालिका में रहो, लोकल बॉडी में रहो, तो वो सोच समझ के चुन के देता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हुआ है। अभी प्रवक्ता ने क्या बात करना, उनका राइट है, वो कुछ भी बात कर सकती है। मगर जनता जो है उसको उसका डेवलपमेंट क्या हुआ वो पूरी तरह से समझता है। इसीलिए वो भाजपा को तीसरी बार सेंटर में और दूसरी बार स्टेट में लाया हुआ है। सुन पा रहे हैं आप सीमा जी? जी, मैं सुन पा रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतने आप
ठीक है, आपको चुन के देते हैं। और आप ये भी तो देखिए, अगर आपने एसआईआर के मुद्दे पर क्या किया, अगर अभी वोटर्स देखिए, हमने कितनी डिमांड करी थी कि आप वोटर्स लिस्ट को करेक्ट करवाइए बिफोर द मुंबई दिस इलेक्शंस ओनली, पर उन्होंने 12 राज्यों में तो आपने एसआईआर करा दिया, पर आपने यहाँ पर नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया भाई, है ना? जब हम अगर वोट चोरी की इन चीजों की बात करते हैं तो आप कहते हो नहीं, मतलब आप लोग तो सीमा ऐसे जी, ही कोई कहते डर था हो, क्या? हमने तो जनता चुनती है। महाराष्ट्र तो में नहीं ये हो पाया, कोई डर हर था क्या चीज के सीमा लिए जी? आप ये नहीं कह सकते ना कि मुझे जनता चुनती है इसलिए मैं करूंगी। अगर आप देखिए फार्मर्स का भी क्या हाल हुआ था, कुछ किया इन लोगों ने उनके लिए? कुछ किया? आपने इतना बड़ा आपने वो बोला कि हम 35,000 करोड़ उनको देंगे, कितना पैसा मिला उनको? आप पता लगा के देख लीजिए, है ना? जो जमीनी हकीकत है और जो ये आंकड़े बताते हैं कि भी यार हम इतनी हाई फाई बातें करते हैं ये लोग, पर जो गरीब लोग हैं, अभी तो देखिए, मतलब ये इलेक्शंस हैं, छोटे इलेक्शंस है बीएमसी के, मैं मानती हूँ 74,000 करोड़ का उनका बजट है, ये सब तो चीजें हैं, पर देखिए उन उन चीजों के लिए कौन करेगा काम, है ना? आज भी कितनी चीजें मतलब है जिनके लिए काम होना चाहिए, बट ये तो दे ऑलवेज स्पीक हाई। हर चीज में आपके पास आंकड़े हैं, आप बता देते हो कि हम तो इतना ये हो गया वो हो गया, बट चलिए सीमा जी, मैं वापस आऊंगा आपके हाँ। पास, मैं तुलसीदास जी के पास आता हूं। तुलसीदास जी, ये कहा जा रहा है कि भाई जो विधानसभा चुनाव जब होंगे, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल है। जमीन पर कौन कितना मजबूत है यह तय हो जाएगा, क्योंकि आप जमीन पर हैं, ग्राउंड पर हैं। क्या वाकई ऐसा है कि जो जमीन पर काबिज होगा इस बार बीएमसी में या फिर महाराष्ट्र के नव निगम है जहां पे, वहां तो उनकी मजबूत पकड़ बन जाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा, जी। ऐसे मुंबई मनपा के इस चुनाव का महत्व बताने के लिए या मुंबई मनपा का महत्व बताने के लिए कि शिवसेना जो थी, जब बाला साहब ठाकरे थे, उस समय 1980 में इमरजेंसी के बाद लगभग काफी प्रभावहीन हो चुकी थी। उस समय 1985 में मुंबई में यही मुद्दा आगे आया था। उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल ने मुंबई महाराष्ट्र में है लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र नहीं दिखता बयान दिया, और उस मुद्दे को मुद्दा बनाते हुए बाला साहब ठाकरे आगे बढ़े। मराठियों को उन्होंने भावनिक अपील की, इमोशनल अपील की, उस मुद्दे पे मुंबई में सत्ता पे काबिज हो गए। उसके बाद, उसी के बाद शिवसेना जो है महाराष्ट्र में हर जिले में फैली। ये मुंबई के चुनाव के बाद ही, उनके जीत के बाद ही संभव हुआ था। जो शिवसेना आज देखते हैं उसकी जड़ 1985 के उस चुनाव में मुझे दिखाई देती है। विनायक जी भी खुद काफी अच्छा अध्ययन करते हैं, उनको भी इस बात की जानकारी है, मानेंगे वो। लेकिन अब के इस चुनाव की और विशेषता क्या है? एक तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया 2029 का राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे भी जो पुनर्सीमन होना है, चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका, उसके पहले का महाराष्ट्र का ये आखिरी बड़ा चुनाव है। इसके बाद 2 जिलों के गोंदिया और भंडारा, ये जिला परिषदों के चुनाव से शेष रह जाएंगे। फरवरी में जिला परिषद के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जहां पे किस राजनीतिक दल की ताकत कितनी है इसका अंदाजा मीडिया या राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक विश्लेषक और लगा पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा और था एक बात तुलसी जी है कि इसमें, भाई और ये एक छोटी सी सेमीफाइनल बात मैं समझा जोड़ना जा रहा है चाहूंगा। कि जमीन पर आप मजबूत रहेंगे तो हो सकता है कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी आप जीत सकते हैं। मैं विनायक जी आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि अलग अलग बातें कही जा रही हैं, आपने भी सुना कि भाई हम जो हिंदू और महाराष्ट्र जो होगा उसका मेयर बनेगा, हिंदू महाराष्ट्र जो होगा मराठी, वहां एमआईएम को आप कहां देखते हैं? वो कह रहे कि भाई बुरके वाली को बनाया जाएगा, या बुरका वाला या बुरके वाली कोई भी बन सकती है, तो उसे आप मानते हैं कि भाई उसका कोई पकड़, उसकी जो पकड़ जो है बीएमसी में दिख सकती है? बेसिकली एमआईएम जो है वो खुद की जगह बनाने के लिए, जिसको डिसरप्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, वैसा पॉलिटिक्स करने वाली छोटी पार्टी है। उसको हम हिसाब में नहीं पकड़ते, महाराष्ट्र के हिसाब में। कोई पॉकेट्स रहेंगे जिसके ऊपर वो अपना कब्जा करना चाहते हैं, मगर इसी इलेक्शन में हमने देखा कि उनका जो एक स्टेट के एक ही शहर में जिनका जो एक थोड़ा सा कुछ जम गया था, एक उनका खासदार चुन के आया था, उसी सिटी में उनके ऊपर बहुत हाडामारी हो गई, आपस में मतभेद हो गए और बड़े ये हो गए, दंगे हो गए। तो ऐसा कोई ज्यादा पॉलिटिक्स पे उनका इफेक्ट नहीं है, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स। लेकिन देखिए आप इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे अल्पसंख्यक है, संख्या बहुत ज्यादा है उनकी, और आप इस बात को भी मानते होंगे कि भाई मुस्लिम समाज के बड़े नेता के तौर पर ओवैसी हैं, उनकी एक बोली पर लोग आ जाते हैं, तो क्या आपको नुकसान नहीं लगता? आप कह रहे कि आप उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं?
नहीं, हम उनको गंभीरता से इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनकी जो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स की जो थियरी है वो थियरी महाराष्ट्र की जनता समझती है। ठीक है, एक ठराविक वर्ग उनके पीछे जाता है, मगर वो भी अब समझ गया है कि ये इनको बिहार में क्या कहते हैं, इनको बिहार में वोट कटवा कहते हैं, क्योंकि ये जाके उधर के जो मुस्लिम पार्टीज है लोकल, स्थानिक लोकल, उनको डिसरप्शन करके खुद की जगह बनाना देखते हैं। तो वो भी कैंडिडेट चुन के नहीं आते, लेकिन इनके भी विनायक जी, कैंडिडेट आप जिन्हें चुन के वोट नहीं कटवा आते। कह रहे हैं, ये वोट कटवा 5-5 सीटें ले आते हैं बिहार में, कहीं काटते जरूर हाँ, होंगे, मगर लेकिन 5 वो सीटें ले एक आते हैं। विशिष्ट आप एरिया है इसलिए ना इनकार सर, नहीं कर सकते हैं। पूर्वांचल एरिया हाँ। में ही वो खाली करते हैं, बाकी पूरे बिहार में उनका कोई इफेक्ट नहीं है। एक सवाल मैं सीमा जी आपके पास आ रहा हूं। विनायक जी कह रहे हैं कि भाई हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि भैया ओवैसी साहब तो बीजेपी की मदद करते हैं। शायद यही वजह है क्या कि गंभीरता से नहीं लेते, भाई ये तो अपने हैं। अब देखिए, आरोप तो लगते हैं उनके ऊपर। मतलब मैं अपनी पार्टी का बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप इन जनरल आप देखिए तो लोग आरोप ऐसे लगाते हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली ये चीजें तो हैं, देखिए मुझे लगता नहीं कि इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है बेसिकली। और ये चीजें तो देखिए बोलते ही हैं लोग, है ना, मैं नहीं बोल रही पर लोग तो बोलते हैं ना। तो वो तो है ही देखिए। और जो भी है बेसिकली तो मैं यही कहूंगी कि ये सब चीजें तो हैं, जो भी कास्ट एंड ये जो पॉलिटिक्स होती है, डिविसिव पॉलिटिक्स है, हर समय ये शुरू हो जाता है। एक दो लोग होते हैं जो बड़े, अभी भी आपने देखा ही हुआ कि आके बोल दिया कि हाँ ये करेंगे तो नहीं तो वो करेंगे। मतलब चाहे नीतीश राणे जी, एक आध लोग जो हैं जो कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं हमेशा ही, मतलब उनके दो चार स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो इवन वी डोंट बॉदर कि भाई ये तो बोलते ही रहते हैं, तो मेरे लगता है कि पब्लिक भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो आज लोगों को पता चल गया है, जो भी है आप जो कटेंगे बटेंगे की पॉलिटिक्स करते हैं। बट मैं तो यही कहूंगी आज सबसे बड़ी बात जो है, लोगों के पास मतलब इतनी मुश्किलें हैं, देखिए उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है, उनके ऊपर एक डेवलपमेंट की चलिए, पॉलिटिक्स जनता पे छोड़ देना चाहिए सीमा जी, केवल जनता एक पे बहुत छोड़ना बड़ा चाहिए। आपने कुछ, अगर आपने जनता बहुत पे बड़ा छोड़ दें रोड तो बना शायद वो तय दिया, करेंगे। तो इससे किशोर आप ये तिवारी भी मत हमारे सोचिए साथ कि जुड़ गए हैं, आपने सब प्रवक्ता कुछ कर शिवसेना दिया है। यूबीटी जो गुट के हैं। जो छोटी मैं किशोर जी समस्याएं आपके हैं पास उनकी, सीमा जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, आपको क्या लगता है, 25 साल से काबिज आप हैं, लेकिन इस बार आपको जरूरत पड़ रही क्या मराठी वर्सेस हिंदू वाली? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या काम नहीं हुआ, या फिर काम हुआ उसके बाद भी लग रहा है आपको कि हम कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमने ये दांव चल दिया? देखिए, जिस तरीके से मराठी मानुस मुंबई से आउट हो रहा है, जिस तरीके से मराठी मानुस ही महाराष्ट्र में बड़े दुविधा में आ चुका है, आर्थिक विपन्नावस्था में आ चुका है, तो मराठी मानुस के अस्तित्व की लड़ाई है। और जो बात अनूप जी, उद्धव जी ने कही कि ये मराठी मानुस के अस्तित्व की लढाई है यानी है, और आज जो आप इस पे डिबेट कर रहे यानी पर्पज सर्व हो गया। आणि मुंबई महाराष्ट्राची आणि मराठी माणसाची ये जो इक्वेशन है इसको ही तोड़ना चालू है। सारी बंबई की प्राइम लैंड अडानी जी को दे दी गई। मुंबई नहीं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं किशोर जी, क्योंकि ये बात चुनाव के दौरान आई। चुनाव से पहले बात नहीं आ रही थी कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हाँ मराठी मानुस की बात आ रही है, चाहे चीजें सामने आ रही है, क्योंकि पहले वोट नहीं लेना था, अब वोट लेना है, इसीलिए अब इसको कर रहे हैं। और एक बात आपने कही, अगर उद्धव जी ने कहा तो राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठी मानुस की अस्मिता का यहां आखिरी चुनाव है, क्या आगे नहीं लड़ेंगे चुनाव? अरे नहीं, मराठी मानुस इतने माइनॉरिटी में आ जाएगा कि फिर परेशानी है। आज 40% मराठी मानुस है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है। हाँ, आखिरी लड़ाई नहीं है। बीजेपी कितने भी पैसे बांटे, कितने भी उम्मीदवार विड्रॉ कर ले, लेकिन मुंबई हे मराठी माणसाचीच राहील आणि मराठी माणसं हे निवडून येत आहेत, हे फायनल झालंय। आज तो तुमको बहुत ही आश्चर्य लगेगा, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कह दिया मालूम है? नहीं, बताइए। हिंदुत्व यानी विकास, विकास यानी हिंदुत्व, और विकास यानी अडानी। ये कौन सा इक्वेशन है? क्या हमने पूरी बंबई दे दी अडानी को? नहीं, चलिए अरे उस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि लात मारेंगे, लात मार के साथ ले सकते हैं क्या तिवारी जी? देखो, राज ठाकरे जी का बोलने का स्टाइल है, हाँ ऐसे ही स्टाइल होता था बाला साहेब ठाकरे के बोलने का। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोरोना काल के अंदर
सब मुस्लिम भाइयों ने, सब उत्तर भारतीय भाइयों ने देखा है कि वो बहुत सेफ रहे। और बंबई में वो जब तक ठाकरे जी का राज है तब तक सब लोग सेफ है। और यहाँ पर कोई किसी को, जो भी यहाँ पर आ चुका है वो मुंबई कर है और मुंबई कर रहेगा। लेकिन ये मानने को इसमें तैयार नहीं है ना आपके पार्टी के लोग। उद्धव जी तो राज जो कह रहे हैं उसके पीछे से बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं कि भाई जो मुंबई में आ गया मुंबई कर है। वो बात तो अलग हो रही है। अनूप कुमार जी आप सुनते नहीं। हाँ, जो वहां पर आदित्य ठाकरे जी ने स्पष्ट किया, ये हमारे दिल के करीब है। मैं जैसे किशोर तिवारी हूँ, लेकिन मैं उद्धव जी का खातम खास हूँ। हाँ, उनको डांटते भी रहता हूँ, संजय राउत को भी सलाह भी देते रहता हूँ, और उनको मैंने बहुत कुछ बताया भी है। लेकिन राज ठाकरे के सारे बयानों से हम उनसे जुड़े हुए हैं ऐसा समझो मत। हाँ, जब तक उद्धव ठाकरे जी है और मुंबई बृहन मुंबई महानगर पालिका उनके पास है तो वो फ्लरिश होगी, वो सेफ रहेगी। अगर वो गलती से बीजेपी के पास चले गई तो वो एएमसी हो जाएगी बीएमसी से। ये जनता डर रही है, आप डर रहे हैं। मैं ये तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। तुलसीदास जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जमीन पर है, ग्राउंड पर हैं। आपने सुना महाराष्ट्र वर्सेस हिंदू वाला हो रहा है, मराठी वर्सेस हिंदू, मुस्लिम वर्सेस इधर हो रहा है। जमीन पर क्या है? जमीन पर कोई ऐसा वर्सेस दिख रहा है आपको, या फिर राजनेताओं के जुबानों में है सिर्फ? अरुण जी थोड़ा सा समय में लेना चाहता हूं और एक छोटी सी गलतफहमी, क्योंकि देखिए एक छोटा सा बयान भी इस देश में उस घातक द्वेष भावना की तरफ लेके जा सकता है। राज ठाकरे के जिस बयान की चर्चा हो रही है उस बयान का मुझे इसीलिए लगता है कभी कभी कि स्थानीय जो चैनल के पत्रकार होते हैं, न्यूज चैनल्स के पत्रकार होते हैं, वो वर्ड टू वर्ड अच्छी हिंदी में करके भेजे। उनके कहने का मतलब क्या था कि हिंदी अगर लादने की कोशिश होती है तो मैं उनको लात मारूंगा। ये हिंदी भाषियों को लात मारने की बिल्कुल बात नहीं है। आप मुझे बताइए अनूप जी, मैं स्वयं मराठी भाषी हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैंने हिंदी से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। मैं उस परिवार से हूं जहां पर वर्धा जो महात्मा गांधी जी का पवनार आश्रम है, जिसके बगल में सम्माननीय किशोर तिवारी जी बैठे हैं, अम्बेडकर जी भी जानते हैं, मैडम भी जानती होगी, वहां के राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाएं देना अनिवार्य था मेरे परिवार में। मैंने बचपन से जिस तरह से मराठी साहित्य पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, संत ज्ञानेश्वर को पढ़ा है, उसी तरह मुंशी प्रेमचंद जी का भी मैंने साहित्य पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैंने हिंदी से शुरुआत की थी, इसका जिक्र मैंने किया। चले, आपने एक अच्छी बात बता दी, अच्छी बात बता दी तुलसी जी, ठीक है। शायद उसको गलत तरीके से प्रिटेंड किया गया, लेकिन जनता जो है वो बहुत कुछ समझती है। जान यार कुछ चीजों को जनता पे छोड़ देना चाहिए तुलसी जी, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। माफी के साथ मैं रुकना चाह रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, चर्चा में जुड़े आप तमाम लोग। लेकिन बीएमसी का बॉस कौन होगा ये तय हो जाएगा 16 तारीख को। कल मतदान होगा, उसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने किसे चुना और किसे लात मार दिए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।